हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल एजे क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज से अपने इस चैनल पर जीके की पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। ये वन लाइनर फॉर्म में हम कवर करेंगे और ये मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। लेट्स स्टार्ट। रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है और भौतिक अभिक्रिया क्या है? ये रासायनिक गुण, भौतिक गुण, रासायनिक कौन से हैं, भौतिक कौन से हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जो रूप, गुण, रंग में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जिस पदार्थ के रूप में, गुण में, रंग में परिवर्तन हो जाता है, कौन सी क्रिया कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। और भौतिक अभिक्रिया कुछ समय तक रूप में परिवर्तन हो सकता है लेकिन गुण में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वो अपने उसी फॉर्म में दोबारा आ जाती है। जैसे अगर हम पानी से बर्फ़ जमाते हैं तो वो पिघलने के बाद वापस से पानी की फॉर्म में आ जाती है। और जलती हुई मोमबत्ती किसका उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया का, क्योंकि एक बार जलती हुई जो मोमबत्ती है और बैटरी का चार्ज होना और दूध से दही जमना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण और कवंथन के बाद। ठंडा होता है वाष्पीकरण, गर्म होता है कवंथन। ऊपरी सतह पर होता है वाष्पीकरण और जो कवंथन है यह पूरी सतह पर होता है। अशुद्धियाँ होने पर यह धीमी होती है और जो कवंथन है वो अशुद्धियाँ होने पर तीव्र कवंथन होता है। क्षेत्रफल बड़ा होने पर तीव्र होता है। क्षेत्रफल का कोई प्रभाव कवंथन पर नहीं पड़ता। वाष्पीकरण के उदाहरण क्या क्या हैं? पसीने निकलने पर ठंड का एहसास होता है। ये किसका उदाहरण है? वाष्पीकरण का। ये क्वेश्चन बार बार हमारे पेपर में आता है कि पसीने निकलने पर ठंड का एहसास होना किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है ये? वाष्पीकरण का। बुखार से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर पर पट्टी रखी जाती है। दो बर्फ के टुकड़ों को हथेली के बीच चिपका कर रखा जाता है तो ये चिपक जाते हैं। ये किसके कारण होता है? सब वाष्पीकरण के उदाहरण हैं ये। बर्फ के जमने पर आयतन घटेगा या बढ़ेगा? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है हमारे एग्जाम के अंदर। बर्फ के जमने पर आयतन घटेगा या बढ़ेगा? तो आयतन बढ़ेगा। शीत ऋतु में बर्फ जमने के कारण पाइप फट जाता है। किसके कारण होता है ये? आयतन बढ़ने के कारण। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? Nm²। दाब को मापा जाता है। दाब को हम किस में मापते हैं? पास्कल में। ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो दाब कम होता जाता है। वायुयान समताप मंडल में उड़ाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि हम वायुयान कौन से मंडल में उड़ाते हैं, कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो वायुयान समताप मंडल में उड़ता है। पहाड़ों पर अगर भोजन पकाते हैं तो भोजन कच्चा रह जाता है। वायुयान के यात्री फाउंटेन पेन का प्रयोग नहीं करते। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकने का कारण दाब होता है और उसके अंदर का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर में किसका प्रयोग करते हैं? पारे का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं? बैरोमीटर में मापते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि अचानक गिर जाए तो क्या होता है? ये कुछ टर्म दी गई हैं जिससे हम वायु जो हमारा वातावरण है या मौसम है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये उसकी कुछ टर्म हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि अचानक नीचे आए, गिरे तो क्या होगा? आंधी या तूफान का मौसम होगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है? वर्षा का मौसम। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जाता है तो जो मौसम है वो साफ रहता है। तापमान मापने की युक्तियाँ। तापमान मापने की कौन कौन सी युक्तियाँ हैं? सेल्सियस में सी किससे डिफाइन करते हैं? सेल्सियस, F फ़ारेनहाइट, R रोमर और K केल्विन। ये तापमान मापने की युक्तियों के स्केल हैं।
-40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट व सेल्सियस दोनों पर का मान बराबर होता है। या तो हम लिख दें -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट व सेल्सियस दोनों पे जो मान है वे बराबर रहता है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है? C/100 = F-32/180। ऐसे ही हम अगर ये टर्म देते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो तो क्या आएगा? 10 ये सेल्सियस में दिया हुआ है, इसको हम ऊपर लिखेंगे /100 = F-32/180 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 10 डिग्री सेल्सियस का मान आ जाएगा 50 फ़ारेनहाइट। अगला नेक्स्ट है, ध्वनि को मापा जाता है। ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में। ध्वनि तरंग को ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि को या तरंग को मापा किस में जाता है? डेसिबल में। ध्वनि उत्पन्न होने और सुनने के लिए माध्यम चाहिए। ध्वनि को हम सुनने और ध्वनि उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई माध्यम चाहिए। माध्यम 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के माध्यम होते हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। सबसे ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है किस में? ठोस में होती है, और उसके बाद द्रव में, और सबसे कम गैस में। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में उत्पन्न होती है? तो ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में। निर्वात में खाली जगह पर ध्वनि सुनाई नहीं देती। खाली जगह पर ध्वनि सुनाई नहीं देती। ध्वनि की चाल 2 बातों पर निर्भर करती है। किन किन पर? एक तो घनत्व और एक प्रत्यास्थता। नेक्स्ट है, कच्चे लोहे और गर्म लोहे को पीटने पर गर्म लोहे में ज़्यादा आवाज़ होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे को गर्म करने पर लोहा हल्का हो जाता है और उसका घनत्व कम हो जाता है। इसमें क्या बताया कि जो कच्चा लोहा है और जो गर्म लोहे को पीटने पर जो लोहे में ज़्यादा आवाज़ होती है, ऐसा किस कारण होता है? क्योंकि जो लोहा गर्म होता है वो हल्का हो जाता है और उसका घनत्व भी कम हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे अवशव तरंगों के बारे में। अवशव तरंगें क्या होती हैं? इनको अल्ट्रासोनिक तरंगें भी कहते हैं। जो ध्वनि 20 हर्ट्ज से नीचे हो उसे अवशव तरंगें कहते हैं। अवशव तरंगों को मानव नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ जंतु सुन सकते हैं। तरंगों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। इसमें क्या 3 प्रकार की तरंगें होती है? अवशव तरंगें, श्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। अवशव तरंगें कौन सी होती हैं? जिसका जो ध्वनि का जो है वो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। इनको मनुष्य नहीं सुन सकता, लेकिन जानवर सुन सकते हैं, क्योंकि जानवर की जो सुनने की पावर है वो इंसान से ज़्यादा होती है। श्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगों की जो गति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि होती है, जो हमारे कान सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगें, इनको अल्ट्रासोनिक वेव भी कहते हैं। ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। इस ध्वनि को जंतु सुन सकते हैं। अंधेरी रात में चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों के कारण उड़ता है। चमगादड़ रात के समय अंधेरे में उड़ते रहते हैं। वो किसके कारण उड़ते हैं? पराश्रव्य तरंगों के कारण वे उड़ पाते हैं। मेंढक फेफड़े और त्वचा दोनों से सांस लेता है। मेंढक ऐसा जानवर है, ऐसा जीव है जो त्वचा से और फेफड़ों से दोनों से सांस लेता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जीव है जो फेफड़े और त्वचा दोनों से सांस लेता है? तो ऐसा कौन सा जीव है? मेंढक। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किस किस में हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं? संकेत भेजने में पूछा जाता है कि संकेत भेजने के लिए किन किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग दूध के बैक्टीरिया को मारने में, चिमनियों पर लगे कालिक को हटाने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई मापने में भी हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। वायुयान और घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों की सफाई करने में भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। जल की शुद्धता
की जांच की जाती है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल की शुद्धता की जांच किसके द्वारा की जाती है? BOD और COD। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है, बैक्टीरियाफोज नामक वायरस के कारण गंगा के पानी में जीवाणु या कीड़े मकोड़े नहीं पनपते। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गंगा का पानी है किस कारण उसमें जीवाणु या कीड़े मकोड़े नहीं पनपते, वो हमेशा साफ सुथरा रहता है। तो किसके कारण? बैक्टीरियाफोज नामक वायरस के कारण। राजा जी नेशनल पार्क में कितने उत्तराखंड में 15 अप्रैल 2015 को 48वां टाइगर रिजर्व बना। जैव विविधता यानी कि बायो रिजर्व। भारत में कुल 18 बायो रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं पढ़ते हैं उनके बारे में। ये इम्पोर्टेंट हैं जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। पहला नंबर 1 नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पे है? कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु, इन तीनों स्टेट में ये बायो रिजर्व आता है। नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कब बायो रिजर्व बनाई? 1988 में। और ये जो नीलगिरी था ये 1986 में। नोकरेक। नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय में। ये कब बना? 1988 में। ग्रेट निकोबार कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में, 1989। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, 1989। मानस नेशनल पार्क असम, 1989। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, 1989। सुंदरवन में ही सफ़ेद बाघ पाया जाता है। सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये वन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं, मिट्टी की कटाव को रोकते हैं, जीव जंतुओं का अच्छा आश्रय स्थल है। इसका प्रयोग जड़ी बूटियों में भी किया जाता है। किसका? सुंदरवन के ये उपयोग बताए हैं। सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में। कब बायो रिजर्व बनाई है? 1994 में। डिब्रू सेखोवा असम में है, 1997 में ये शामिल हुआ। देवांग अरुणाचल प्रदेश में है, 1998 में ये बायो रिजर्व बना। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, 1999 में यह शामिल हुआ बायो रिजर्व में। हमारे देश में कुल बाघों की संख्या 2226 है। ये मैंने थोड़ा सा पहले नोट्स बनाए थे तब लिखा था, अब पता नहीं ये थोड़ा शायद चेंज भी हो गया हो। अगस्त मलाई ये कहाँ पे है? केरल में है और ये 1999 में शामिल हुआ था। कंचनजंगा ये सिक्किम में है और ये 2000 में शामिल हुआ। अचान कमार मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में, ये 2005 में शामिल हुआ। कच्छ के रण ये है गुजरात में, 2008 में ये शामिल हुआ। जंगली गधा मात्र कच्छ के रण में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। और कच्छ का रण कहाँ पे है? गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, 2009 में ये शामिल हुआ। शेषचलम ये आंध्र प्रदेश में है और ये 2010 में शामिल हुआ। आर्द्र भूमि ऐसी भूमि जिसमें नमी होती है और फसलों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। जो आर्द्र भूमि किसको कहते हैं? ऐसी भूमि जिसमें नमी होती है और ये जो नमी वाली भूमि है ये फसलों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। इसका मतलब है कि ये फसलों के लिए अच्छी नहीं होती। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। हैरिके बैराज झील, हैरिके बैराज झील कहाँ पे है? पंजाब में। वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में और अंडमान निकोबार में है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में। सांभर झील ये खारे पानी की झील है, कहाँ पे है? राजस्थान में। चिल्का झील उड़ीसा में। राजस्थान में पाई जाने वाली झील, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, इसके माध्यम से आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। DP को जरा फंसा लो, DP को जरा फंसा लो। D से डिडबाना झील, P
पी से पिछोला झील, जरा जयसमंद झील, फसा जयसमंद और राजसमंद झील, फसा से फलका झील, और लो से सांबर झील, और लो से लुरकस झील। ये सारी किसकी हैं? राजस्थान की झील हैं। और इसके 100 ट्रिक है। अगर आप ऐसा याद करना चाहें तो ऐसे, नहीं तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। जिसके नाम में ताल हो वह झील हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये भी 100 ट्रिक है। याद रखने के लिए ही मैंने इसको लिखा है कि जिस झील के पीछे या जिस झील के नाम में ताल होता है वह हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। जिसके नाम में नाग या नागिन हो तो वह झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। शांत घाटी कहाँ पाई जाती है? एक ये 100 ट्रिक के उससे मैंने लिखा था, नाग और नागिन जिस झील के नाम में होते हैं वे झील जम्मू कश्मीर में मिलती हैं। शांत घाटी कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी केरल में है। विलुप्त हो रही प्रजातियों को रेड डाटा बुक में रखा जाता है। एक क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है कि विलुप्त हो रही जातियों को कौन सी बुक में रखा जाता है? तो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के तट पर। इको मार्ग पर्यावरण का मित्र कहलाता है। इको मार्ग पर्यावरण का मित्र कहलाता है। लाइकेन पर्यावरण के वायु प्रदूषण का संकेतक होता है। जहाँ पर लाइकेन होता है वहाँ वायु प्रदूषण नहीं होता, और जहाँ पर लाइकेन नहीं होता वहाँ पर वायु प्रदूषण होता है। लाइकेन को किसका सूचक माना गया है? वायु प्रदूषण का सूचक माना गया है कि जहाँ पर लाइकेन पैदा हो जाता है तो मतलब वहाँ का वातावरण अच्छा है, प्रदूषण नहीं है, और नहीं पैदा होता तो वहाँ प्रदूषण होता है। धुआं जांच केंद्र में वाहन में डलने वाले पेट्रोल में शीशे की जांच होती है। जो वाहनों के धुआं जांच केंद्र होते हैं उसमें किसकी जांच की जाती है? जो वाहनों में डलने वाला पेट्रोल होता है उसमें शीशे की जांच की जाती है। शीशा वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रदूषक है। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रदूषक कौन है? शीशा। मॉरिशस में पाए जाने वाले टोडो पक्षी वर्तमान में विलुप्त हो गए। गिलहरी का पसंदीदा भोजन मूंगफली है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है सीटेट वगैरह में। आज हम यहीं तक के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।